अशोकनगर ऑयल फील्ड। नाम याद रखिए दोस्तों, क्योंकि शायद दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ होगा जहां जमीन के नीचे तेल पड़ा था, लेकिन पॉलिटिक्स इतनी ऊपर थी कि ममता सरकार ने 5 साल तक ड्रिलिंग शुरू ही नहीं होने दी। दोस्तों, आज की कहानी वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी की है। एक ऐसी जिद की कहानी है जिसने पूरे राज्य को पीछे धकेल दिया, और एक ऐसे ऑयल फील्ड की कहानी है जिसे आज अपनी पूरी कैपेसिटी में काम करना चाहिए था। सब बताएंगे। आप पहले बस हमारे सारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। अशोकनगर ऑयल फील्ड कोलकाता से सिर्फ 48 किलोमीटर दूर नॉर्थ 24 परगनास की जमीन के नीचे ओएनजीसी को एक ऐसा खजाना मिला जो पूरे बंगाल ही नहीं बल्कि पूर्वी भारत की इकोनॉमी बदल कर रख सकता था। 240 मिलियन बैरल्स ऑयल इक्विवेलेंट, वर्ल्ड क्लास क्रूड ऑयल, WTI और ब्रेंट क्रूड के बराबर क्वालिटी, API ग्रेविटी 40-41 डिग्री, यानी रिफाइनरीज के लिए प्रीमियम क्रूड, कम प्रोसेसिंग कॉस्ट, ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन सवाल यह है कि अगर बंगाल की जमीन के नीचे इतना बड़ा खजाना दबा हुआ था तो इस पर काम क्यों नहीं शुरू हुआ? क्योंकि दोस्तों, समस्या रिसोर्सेस की नहीं थी, समस्या सरकार की नीयत की थी। ओएनजीसी को सिर्फ एक पेट्रोलियम माइनिंग लीज चाहिए थी, बस एक अप्रूवल, एक सिग्नेचर। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने वो सिग्नेचर 5 साल तक नहीं दिया। सोचिए, एक तरफ पूरा राज्य आर्थिक संकट से जूझ रहा था, दूसरी तरफ जमीन के नीचे हजारों करोड़ का तेल पड़ा हुआ था, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बंगाल की पॉलिटिक्स डेवलपमेंट से बड़ी हो चुकी थी। साल 2020 में केंद्र सरकार ने रिकमेंडेशन भेजी, जवाब शून्य। 2023 में रिमाइंडर गया, फिर भी साइलेंस। 2024 में फिर लेटर गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जुलाई 2024 में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में मुद्दा उठा, प्रोजेक्ट फिर भी रुका रहा। नवंबर 2024 में पार्लियामेंट में पेट्रोलियम मिनिस्टर को कहना पड़ा कि डिले की वजह से नुकसान हो रहा है, और फरवरी 2025 में जाकर प्रोविजनल क्लियरेंस मिली, पूरे 4 साल 4 महीने बाद। लेकिन इसके बाद भी काम शुरू नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद भी लीज डीड और रॉयल्टी पर फाइनल अग्रीमेंट अटकी रही। लेकिन अब जब पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार है तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच क्लैश के कल्चर होने का कोई सवाल ही नहीं बनता, और सेफली इस बात को कहा जा सकता है कि अशोकनगर ऑयल फील्ड का काम कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर यही प्रोजेक्ट गुजरात में होता या किसी अन्य बीजेपी रूल्ड स्टेट में होता तो क्या 5 वर्ष तक फाइल अटकी रहती? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बंगाल में प्रॉब्लम सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, प्रॉब्लम थी पॉलिटिकल ईगो। ममता बनर्जी सरकार नहीं चाहती थी कि केंद्र सरकार की किसी बड़ी परियोजना का फायदा जनता तक पहुंचे, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट सफल होता तो क्रेडिट किसे मिलता? नरेंद्र मोदी सरकार को। और इसी राजनीति में सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? बंगाल के आम लोगों का। एक तरफ टीएमसी सरकार कहती रही कि सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अशोकनगर जैसा रिसोर्स बंद पड़ा रहा। सरकारी योजना से लेकर जरूरी काम और कर्मचारियों के डीए अटके रहे, लेकिन सरकार के पास हमेशा एक जवाब था, पैसे नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर हजारों करोड़ का ऑयल प्रोजेक्ट शुरू हो जाता, अगर रॉयल्टी आती, अगर इन्वेस्टमेंट आता, अगर इंडस्ट्रीज बढ़ती, तो क्या तब भी पैसे नहीं होते? सच ये है दोस्तों कि बंगाल गरीब नहीं था, बंगाल को गरीब रखा गया। और यही तो सबसे बड़ा आरोप है ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार पर। एक समय था जब बंगाल देश का इंडस्ट्रियल कैपिटल कहलाया करता था। फैक्ट्रीज, पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, क्या क्या नहीं होता था। लेकिन पिछले कई सालों में बंगाल की पहचान क्या बनकर रह गई है? पॉलिटिकल वायलेंस, सिंडिकेट, कट मनी, इंडस्ट्रियल एग्जिट्स, इन्वेस्टर्स डरने लगे, कंपनीज बंगाल से भागने लगी या बचने लगी, और इसी बीच अशोकनगर जैसी डिस्कवरी भी फाइल्स में दबाकर रखी गई। अब जरा समझिए कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और बंगाल को इससे कितना मिल सकता है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में कहा था कि बंगाल बेसिन में 240 मिलियन बैरल्स ऑयल इक्विवेलेंट का प्रूवन रिजर्व है। 30% रिकवरी पर क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन वैल्यू लगभग 45,000 करोड़ रुपए, और वेस्ट बंगाल को रॉयल्टी के रूप में 4500 करोड़ रुपए। लेकिन ये फिगर सिर्फ एक वेल और उसके अर्ली डेवलपमेंट प्लान का था। जब सभी 22 से ज्यादा वेल्स शुरू होंगे तो तस्वीर तो पूरी तरह बदल जाएगी। प्रोडक्शन 3 फेजेस में बढ़ेगा। फेज 1 में 5 से 8 वेल्स एक्टिव होंगे, फेज 2 में 15 से 18 वेल्स, और फेज 3 में 22 से ज्यादा वेल्स फुल कैपेसिटी पर काम करेंगे।
पीक प्रोडक्शन पर वेस्ट बंगाल सरकार को हर साल लगभग 6500 से 8200 करोड़ रुपए का डायरेक्ट रेवेन्यू मिल सकता है। 20 से 25 साल की लाइफ टाइम अर्निंग अगर मानो तो लगभग 65,000 से 90,000 करोड़ रुपीस तक जा सकती है। लेकिन असली रिवॉल्यूशन सिर्फ ये नहीं है, असली ताकत है इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। अशोकनगर का प्रीमियम क्रूड हल्दिया रिफाइनरी जाएगा, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक्स, डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स। नॉर्थ 24 परगनास, साउथ 24 परगनास, नादिया और मिदनापुर जैसे जिलों में स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह की जॉब्स बनेंगी। सप्लाई चेन्स बनेंगी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बनेगा, होटल्स और लोकल बिजनेसेस को फायदा होगा। दोस्तों, जब किसी राज्य में ऑयल फील्ड सक्रिय होता है तो सिर्फ रेवेन्यू नहीं आता, पूरी इकोनॉमी की साइकोलॉजी बदलती है। इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है, बैंक ज़्यादा एग्रेसिवली लेंडिंग करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बढ़ते हैं, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आता है। ओएनजीसी पहले ही 425 करोड़ के नए एक्सप्लोरेशन की तैयारी कर रहा है। 2 नए ओएलपी ब्लॉक्स, 739 स्क्वायर किलोमीटर का 3D सेस्मिक सर्वे, यानी बंगाल बेसिन की पूरी कहानी अभी शुरू ही हुई है। डायरेक्ट रेवेन्यू और इनडायरेक्ट मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलाकर बंगाल इकोनॉमी पर इसका इंपैक्ट 21,000 से 40,000 करोड़ प्रति वर्ष तक जा सकता है। यही बात ममता सरकार नहीं समझी। ऑयल फील्ड सिर्फ रेवेन्यू नहीं होता, ऑयल फील्ड फिस्कल कॉन्फिडेंस होता है, इकोनॉमिक सिग्नल होता है। लेकिन ममता सरकार ने 5 साल तक उस सिग्नल को बंद रखा। अब 2026 के बाद तस्वीर बदल चुकी है। सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, 15 साल की टीएमसी सरकार खत्म हुई और पहली बार लंबे समय बाद ऐसा लग रहा जैसे दिल्ली और कोलकाता एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या करेंगे। अब हर प्रोजेक्ट कॉन्फ्रंटेशन का शिकार नहीं बनेगा, फोकस क्लियर है, इंडस्ट्रियल रिवाइवल। नई बीजेपी सरकार समझती है कि सरकार सिर्फ नारों से नहीं चलती, रेवेन्यू चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अशोकनगर उसी मॉडल का पहला बड़ा सिंबल बन सकता है। दोस्तों, नई सरकार फास्ट ट्रैक क्लियरेंसेस की बात कर रही है, नई ड्रिलिंग साइट्स की बात हो रही है, ओएनजीसी नए सर्विस की तैयारी कर रहा है। अगर अगले कुछ वर्षों में प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है तो बंगाल को डायरेक्ट रेवेन्यू के साथ साथ मैसिव इनडायरेक्ट इकोनॉमिक बूस्ट मिल सकता है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों पॉलिटिक्स में। एक पॉलिटिक्स जो रिसोर्स को रोकती है, दूसरी पॉलिटिक्स जो रिसोर्स को डेवलपमेंट में बदलती है। एक पॉलिटिक्स जो हर चीज को दिल्ली वर्सेस बंगाल बनाती है, दूसरी पॉलिटिक्स जो कहती है कि सेंटर और स्टेट साथ चले तभी बंगाल आगे बढ़ सकेगा। दोस्तों, अशोकनगर सिर्फ ऑयल फील्ड नहीं है, इसे ऐसा ना समझे। ये बंगाल की दो विचार की लड़ाई है। अब सवाल सिर्फ तेल का नहीं है, सवाल है कि क्या बंगाल फिर से इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन सकता है? क्या बंगाल फिर से इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन सकता है? क्या बंगाल फिर से युवाओं को नौकरी दे सकता है? अगर जवाब हाँ है तो उसकी शुरुआत अशोकनगर से ही होगी। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिए और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए पैम्फलेट।